हेलो बच्चों। हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं रोटेशन का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क या इक्विलिब्रियम ऑफ रोटेशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। इसमें क्या होने वाला है बेटा, इसमें जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा वो रेस्ट पर ही रहने वाला है, घूमेगा नहीं, और ऐसे में नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट जीरो हो जाएगा। आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अगर एक झलक मैं आपको दिखला दूं तो देखो बेटा, हम लोग बात करेंगे लीवर्स के बारे में, हम लोग बात करेंगे बेटा टॉपलिंग के बारे में, हम बात करेंगे बेटा व्हीली के बारे में। आई डोंट नो आपने किसी ने ट्राई किया है कि नहीं किया है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे बेटा स्टॉपी के बारे में, हम लोग बात करेंगे सर्कुलर पाथ जब गाड़ी घूमती है तब क्या होता है। तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम बेटा आज चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस भी हम लेकर आएंगे, काफी सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है बेटा ये, ठीक है। तो टॉपलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम, कि डोमिनोज किस तरीके से गिरते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट वो सारी की सारी चीजें रिवॉल्व करेंगी अराउंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि भाई या तो फोर्स जीरो हो एंड टॉर्क भी जीरो हो, फोर्स भी जीरो हो और टॉर्क भी जीरो हो। फोर्स जीरो होगा तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कहलाता है, और अगर टॉर्क जीरो होगा तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। अच्छा भाई, लेकिन टॉर्क कैसे निकालते हैं? तो बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टॉर्क निकालना सिखाया था। तो बेटा आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको पूरे के पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क नामक इस टॉपिक को आप वहां पर पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूं, रिफ्रेश करा देता हूं आपको कि टॉर्क निकाला कैसे जाता है, ठीक है। आइए लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क। अगर आपको डिटेल में समझना है बेटा, तो डिटेल में समझने के लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाकर कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क वाला टॉपिक देखकर एक बार लेक्चर उसका समझ लीजिएगा अच्छे से। उसमें मैंने डिटेल में पूरा लेक्चर इस चीज पर लिया था, हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क। आज उसकी एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। आइए देखते हैं तो टॉर्क कैसे निकालते हैं हम लोग। तो टॉर्क मैंने कहा था बेटा, टॉर्क निकाला जाता है या तो किसी पॉइंट के अबाउट अ पॉइंट, या आप टॉर्क को निकालते हैं अबाउट एन एक्सिस। तो इसमें हमने कहा था कि अगर आपको किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है आपको, यहां पर आपको फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करना पड़ता है, और फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करने के बाद आपको उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ता है, और फिर आप फोर्स को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ मिलता है, दैट इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। अच्छा, आप चाहे तो f का भी परपेंडिकुलर कंपाउंड ले सकते हैं और उस बार r को नहीं तोड़ेंगे, r फिर r ही लेंगे आप, दैट इज योर r, और f का परपेंडिकुलर कंपाउंड ले लेंगे जो कि r के परपेंडिकुलर होगा। बात एक ही आएगी, दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पहली वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं पर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम सेकंड इक्वेशन का भी यूज कर ले जाएंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक स्पेशल केस बताया था कि अगर फोर्स का लाइन किसी पॉइंट से गुजर रहा हो तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालना चाह रहे हैं, अगर फोर्स उसी पॉइंट से गुजर रहा है तो टॉर्क जीरो आएगा, अगर फोर्स उसी पॉइंट से गुजर रहा है तो टॉर्क जीरो आएगा बेटा, ठीक है बच्चा। आइए अब बात करते हैं बेटा अबाउट एन एक्सिस की, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस की हम लोग चर्चा करते हैं। तो अब हम यहां पे कहने वाले हैं कि मान लिया हमारे पास एक एक्सिस है और फोर्स उस एक्सिस के पैरेलल है, तो बेटा टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कितना आएगा, जीरो आएगा। और अगर फोर्स इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है और यहां पे आके टकरा रहा है
ठीक है ना। तो टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट अभी भी कितना आएगा बेटा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा फोर्स तो भी 0 आएगा टॉर्क, और एक्सिस के पैरेलल होगा फोर्स तब भी 0 आएगा टॉर्क। पैरेलल में भी 0, इंटरसेक्शन में भी 0 आएगा। कब 0 नहीं आएगा, जब दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ऐसा कब होगा, जब स्क्यू लाइंस होंगी। तो मैंने समझाया था ना स्क्यू लाइंस लास्ट क्लास में, तो वो चीज हम यहां पे कह रहे हैं। तो अगर आपके पास एक्सिस ऐसे रहेगी और फोर्स मान लिया आपके पास ऐसे है, इन अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो दीज टू लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। अब टॉर्क कैसे लिखेंगे बेटा, आप टॉर्क लिखने के लिए क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, एक्सिस और फोर्स की लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, एंड टॉर्क अबाउट एन एक्सिस आर परपेंडिकुलर इनटू एफ हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको फॉलो करते चले जाएंगे तो आपको आपके आंसर मिलते हुए चले जाएंगे, ठीक है बच्चा, समझ में बता आप लोगों को, ठीक है। तो अब सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम इक्विलिब्रियम लेकर बात करना शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं टॉर्क इक्विलिब्रियम या रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये, ठीक है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आएगा बेटा, नेट टॉर्क कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। और अगर फोर्स इक्विलिब्रियम होगा तो नेट फोर्स भी 0 आ जाएगा, नेट फोर्स भी 0 हो जाएगा, और नेट टॉर्क भी 0 हो जाएगा, एक्स में भी वाई में भी, ठीक है। ये किसके लिए बेटा, ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए है, ये चीज ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए है, ठीक है ना। और टॉर्क का 0 होना क्या है बेटा, ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम के लिए, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। आई बात समझ में आपको। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क 0 होगा, और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स नेट 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। क्लियर है बेटा, समझ में आप लोगों कि नेट टॉर्क का 0 होना और नेट फोर्स का 0 होना क्या होता है, दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, ठीक है। तो अब हम कुछ केसेस लेते हैं, आपके सामने रखते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, हम सबसे पहले बात करते हैं एक लीवर की, ठीक है। भारी चीजों को अगर उठाना होता है तो लीवर का इस्तेमाल किया जा सकता है, भारी चीजों को अगर उठाना है तो लीवर का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे करेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा कि देखो, मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है बेटा, एक रॉड है, एंड दैट रॉड इज लाइक लाइट रॉड और नेग्लिजिबल मास, लाइट रॉड और नेग्लिजिबल मास, इसके मास को कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यहां पर हमने एक मास रख दिया है कैपिटल एम, यहां पर हमने एक मास रख दिया बेटा कैपिटल एम का मास रख दिया, ठीक है। और हमने क्या करा, हमने बेटा यहां पर एक लीवर या फिर यहां पर हमने एक सपोर्ट लगा दिया है, ठीक है ना। यहां पर हमने एक सपोर्ट लगा दिया, क्या मतलब है इसका, इसके अबाउट घूम सकता है, चल नहीं सकता, घूम सकता है, चल नहीं सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखो, अगर मैं यहां पर मास रखता हूं तो क्या होगा, ये रॉड ऐसे खटक कर गिर जाएगी, क्या होगी रॉड के साथ, रॉड ऐसे खटक करके गिर जाएगा ना, या रॉड हॉरिजॉन्टल रहेगा, गिरेगा ऐसे, ऑब्वियस सी बात है, यहां मास रखा है तो ऐसे करके खटक करके गिर जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैं इस रॉड की जो पूरी लेंथ है बेटा L के बराबर है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात यहां से जो दूरी है ना, ये दूरी है, ये है बेटा L/4 ले लिया मैंने, इस दूरी को L/4 ले लिया मैंने, ठीक है ना। यहां पर मैंने ये मास लगा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर इसके दूसरे एंड पे मैं कितना मास रखूं ताकि इस मास को उठा पाऊं, इस एंड पे मैं कितना मास रखूं ताकि इसको उठा पाऊं, ठीक है ना। तो इसको उठा पाने के लिए मुझे स्मॉल m की वैल्यू को जानना है, समझना है, मानना है कितनी होगी, ठीक है। आओ उसको ज्ञात करते हैं कितनी होगी। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है कि यहां पे रखा गया मास इस मास से ज्यादा होगा कि इस मास से कम होगा, यहां पे रखा गया मास इस मास से ज्यादा होगा क्या इस मास से कम होगा।
ये बताना है आपको, सबसे इंट्यूशन सोच के बताओ कि यहां पे जो मास रखा गया वो कम होगा या ज्यादा होगा। इंट्यूशन क्या कहती है आपकी, पॉज करो और लिखो। मुझे पता है 90% बच्चे इस बार सही आंसर देने वाले हैं, इनफैक्ट 99% बच्चे सही आंसर देने वाले हैं, लेकिन फिर भी पॉज करो और लिख कर बताओ कि यहां पे रखा गया मास इस कैपिटल एम से ज्यादा होगा कि कम होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो यस बेटा, आपने बिल्कुल सही गैस कर लिया होगा। दैट इज द स्मॉल एम इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दिस कैपिटल एम। स्मॉल एम विल बी ग्रेटर, नहीं स्मॉलर, छोटा होगा। ये मास क्या होगा, इस मास से छोटा होगा, छोटा होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अब देखो, अब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, 3l/4। क्वेश्चन है स्मॉल एम निकाल के दिखाओ कितना है, स्मॉल एम निकाल कर दिखाओ कितना है। तो अगर इसको हॉरिजॉन्टली बने रहना है ना, इसको हॉरिजॉन्टल बने रहना है ना, तो इस रॉड के ऊपर नेट टॉर्क को 0 करना पड़ेगा। किस पॉइंट के अबाउट 0? किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो, यू कैन टेक एनी पॉइंट दैट यू लाइक, ठीक है ना। बट हम कौन सा पॉइंट चुनेंगे अभी समझाता हूं, ठीक है ना। टॉर्क 0 होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, बट कौन सा पॉइंट हम चुनेंगे मैं आपको भी बताता हूं, ठीक है। आइए देखते हैं, हम चुनेंगे बेटा ये हिंज वाला पॉइंट। क्यों? बिकॉज हिंज भी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा ना, क्योंकि हिंज भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, इसीलिए हम यही पॉइंट चुन लेंगे, क्योंकि हमें फिर हिंज का फोर्स निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? बिकॉज हिंज का फोर्स तो इसी पॉइंट से गुजर रहा है, तो उसका टॉर्क तो हर हालत में 0 आ जाएगा। हम ऐसा पॉइंट चुनने की कोशिश करेंगे जिस पॉइंट से मैक्सिमम फोर्सेस गुजर रहे होंगे या अननोन फोर्सेस गुजर रहे होंगे, ताकि हमें वो अननोन फोर्सेस ना निकालना पड़े टॉर्क को लिखने के लिए, ठीक है। हालांकि इस केस में ये अननोन फोर्स निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट स्टिल स्मार्टनेस इसी चीज में है कि हम ये हिंज वाला पॉइंट चुन लें। आप कोई और पॉइंट चुन के करेंगे तो भी आंसर वही आने वाला है। सबसे पहले बेटा एफबीडी बनाते हैं। तो यहां पर लग रहा है बेटा एक कैपिटल एमजी, यहां पे लग रहा है एक हिंज फोर्स, और यहां लग रहा है बेटा स्मॉल एमजी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम पॉइंट P के अबाउट नेट टॉर्क को 0 करेंगे। तो हम लिखेंगे P नेट इज गोइंग टू बी 0। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P ऑफ कैपिटल एमजी प्लस टॉर्क अबाउट पॉइंट P ऑफ स्मॉल एमजी प्लस टॉर्क अबाउट पॉइंट P ऑफ हिंज फोर्स, सबका टॉर्क मिला के कितना बेटा 0 है, और ऊपर एक वेक्टर साइन डालना पड़ेगा बिकॉज नेट रिजल्टेंट निकाल रहा है, वेक्टर क्वांटिटी होती है टॉर्क। तो अब देखो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो सेम डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको आप अगर पॉजिटिव लोगे तो उल्टे वालों को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमने कहा जो कैपिटल एमजी है वो इस रॉड को इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, और स्मॉल एमजी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो कैपिटल एमजी और स्मॉल एमजी का टॉर्क तो उल्टा हो गया, और हिंज का तो वैसे ही 0 क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो हिंज को कर दो 0, हटा दो इसको, आपने लिख दिया 0 आ गया। अगर कैपिटल एमजी का टॉर्क पॉजिटिव लोगे तो स्मॉल एमजी का टॉर्क नेगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज वो आपस में उल्टे हैं, ठीक है ना। तो निकालते कैसे हैं टॉर्क, क्या समझाया था मैंने आपको, हाउ टू फाइंड टॉर्क। तो आपको सबसे पहले फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करना है और फिर उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, सिंपल सी बात। आओ बेटा लगाते हैं यहां पर। तो अगर हम कैपिटल एमजी का टॉर्क निकालना चाहते हैं तो कैपिटल एमजी की लाइन को एक्सटेंड करेंगे और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर। तो बेटा ये डिस्टेंस l/4 मिल रहा है, तो कैपिटल एमजी का टॉर्क होगा बेटा कैपिटल एमजी इंटू l/4। एक सांस में बहुत सारा बोल गया हूं मैं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। देखो कैपिटल एमजी इंटू l/4, कैपिटल एमजी फोर्स है, डिस्टेंस l/4, कैपिटल एमजी फोर्स है, डिस्टेंस l/4 है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे mg इंटू l/4, ठीक है, समझ में, प्लस। तो अगर कैपिटल एमजी का टॉर्क पॉजिटिव लिया तो स्मॉल एमजी का टॉर्क नेगेटिव लेना पड़ेगा। कितना आएगा इसका टॉर्क बेटा, आएगा माइनस एमजी इंटू कितना डिस्टेंस इसका 3l/4, तो 3l/4 बराबर में 0, g और l/4, g और l/4 कट जाएगा, तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ रही, कैपिटल m/3 आ रही। मतलब 1/3 फोर्स लगाकर, मात्र 1/3 फोर्स लगाकर आप इसको उठा ले जाएंगे। मतलब 1/3 वेट लगाया आपने। तो भारी वस्तुओं को उठाने के लिए कम वजन से भी उठा पा रहे हो, कम फोर्स लगाकर भी उठा पा रहे हो। अगर मैं इस डंडे की लेंथ को और बड़ा कर दूं तो ये मास और कम होता हुआ चला जाएगा, बिकॉज इस मास का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट बढ़ता हुआ चला जाएगा।
जो टॉर्क होता है ना वो मास और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैंने डिस्टेंस बड़ा कर दिया ना ये, अगर मैंने डिस्टेंस बड़ा कर दिया ना ये, तो जो ये मास है और भी छोटा मास इसको उठा ले जाएगा। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था बेटा आर्किमिडीज। उनका एक बहुत ही फेमस कोट था। क्या कोट था? कि गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड, गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द अर्थ। मुझे बस तुम खड़े होने की जगह दे दो, एक अर्थ के बाहर कहीं पर खड़े होने की जगह दे दो, एंड आई कैन मूव द अर्थ। मैं अर्थ को भी मूव कर सकता हूं, इतना 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 शक्तिशाली हूं मैं। ठीक है ना? देखें कैसे, ऐसे, ठीक है ना? आई शैल मूव द अर्थ, गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द अर्थ। आ रही बात समझ में आपको? उसने कहा कि इफ आई हैव अ लॉन्ग इनफ, एक लॉन्ग इनफ प्लैंक है और एक लीवर मेरे पास है, इस तरीके से एक बस पट्टा लगाना है, दबाना है, इसको अर्थ उठ जाएगी। It should be long enough. It should be long enough, said by the Archimedes. He was referring to the lever. ठीक है, he was referring to the lever. थोड़ा सा और अगर इसकी एप्लीकेशन हम देख लें, एक दो क्वेश्चन इस पर हम और करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं। देखो बच्चा लोग, सपोज ये रॉड हमारे पास है, इसका मास m है, लेंथ l है। ठीक है भाई, और हमने यहां पर एक सपोर्ट लगाया, एक सपोर्ट यहां पर लगाया हमने। इस बार दो सपोर्ट लगा दिए हमने। हमने कहा कि जो ये दूरी है बेटा ये x है और ये दूरी भी बेटा x ही है। ठीक, और जो पूरी लेंथ है इसकी वो l है, मास इसका m है, और हमने यहां पर अब एक और मास रख दिया जिसका मास हम ले लेते हैं कुछ m ही। एक मास हमने यहां पर और रख दिया, m मास रख दिया। अब हम जानना चाह रहे हैं भैया कि यहां पे दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन कितने कितने लगने वाले हैं। व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन एट दिस टू पॉइंट्स A and B? फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन और हिंज रिएक्शन। फाइंड द हिंज रिएक्शन at point A and B। A and B पॉइंट्स पर हिंज रिएक्शंस कितने कितने हैं ये आपको बताने हैं, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ओके ओके। तो हमें सबसे पहला काम करना है बेटा सुंदर डायग्राम। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, आपको FBD बनाना है, आपको FBD बनाना है। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, याद रखना है इसको, FBD बनाएंगे। बोलो मेरे साथ, FBD बनाएंगे। बेटा FBD कैसे बनेगा इसका, आइए देखते हैं। आओ, दिस इज स्मॉल, दिस इज कैपिटल MG एंड इसके सेंटर ऑफ मास पर आप कैपिटल MG लगा दो। भाई रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है ना उस पर कैपिटल MG लगेगा और इस ब्लॉक के मास पे कैपिटल MG लगेगा। ठीक है ना? और क्या लगेगा इसके ऊपर बेटा? अब यहां पर एक हिंज फोर्स होगा, कुछ Na मान लो, यहां पर एक हिंज फोर्स होगा, कुछ NB मान लो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हिंज फोर्सेस नहीं आएंगे बिकॉज कोई भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है और ना ही इस रॉड की टेंडेंसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने की दिख रही है फिलहाल, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्सेस हिंज रिएक्शंस नहीं आएंगे। अब हिंज जो है ना वो कहीं पर भी फोर्स लगा सकता है रॉड को रोके रखने के लिए, ठीक है, बट कोई और फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है नहीं, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई हिंज रिएक्शन लगाया नहीं है। ठीक है ना? नॉर्मल लगा दिया, Na NB लगा दिया। तो अगर फोर्स इक्विलिब्रियम की बात करें, अगर फोर्स इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? Na प्लस NB बराबर कैपिटल MG प्लस कैपिटल MG। ठीक है, तो पहला इक्वेशन बन गया हमारे पास Na प्लस NB बराबर 2mg। बहुत बहुत बढ़िया, शानदार, मजेदार। ठीक है, सो Na प्लस NB इज इक्वल्स टू 2mg। Na प्लस NB इक्वल्स टू 2mg, हमको ये मिल गया। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें? अब हम किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालकर बैलेंस कर देते हैं।
तो अब या तो हम ए को चुन लेंगे या फिर हम बी को चुन लेंगे, बिकॉज एन ए एन बी दोनों क्या है, अननोन है। तो मैंने क्या कहा था आपको कि हम ऐसे पॉइंट को चुनेंगे जहां से मैक्सिमम फोर्सेस गुजर रहे हो या फिर जहां से अननोन फोर्सेस गुजर रहे हो। तो अब अननोन फोर्सेस या तो ए के अबाउट गुजर रहे हैं या फिर बी के अबाउट पास कर रहे हैं। अननोन फोर्सेस जो है या तो ए से पास कर रहा है या फिर बी से पास कर रहा है। तो इन्हीं में से ही किसी एक को हम चुन लेंगे, या तो ए को चुन लेंगे या फिर बी को चुन लेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम ए को चुन लेते हैं और इसके अबाउट नेट टॉर्क को 0 कर देते हैं। लेट अस से वी आर सेइंग नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए इज 0। नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए इज 0, हम ये कर देते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो कैपिटल एम जी इस रॉड के अबाउट, इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला कैपिटल एम जी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसके अबाउट ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि ये कैपिटल एम जी और ये एन बी सेम तरीके से रॉड को घुमाने की कोशिश कर रही है, ये ऐसे और ये ऐसे, दोनों इसको ऐसे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। बट तो ये वाला एम जी है ना, ये उल्टा घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इसके टॉर्क को नेगेटिव ले लेता हूं, इन दोनों के टॉर्क को पॉजिटिव ले लेता हूं, इन दोनों के टॉर्क को बेटा पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है ना, और रिजल्टेंट को 0 कर देता हूं। तो जो ये वाला कैपिटल एम जी है ना, इसका कितना टॉर्क आ रहा है, इसका कितना टॉर्क आ रहा है बेटा, इसका आ रहा है कैपिटल एम जी इंटू एक्स, कैपिटल एम जी इंटू एक्स टॉर्क आ रहा है, ठीक है। इसका टॉर्क 0 हो गया, ये तो खुद इससे पास कर रहा है, इसका टॉर्क 0 हो गया। इस वाले कैपिटल एम जी का टॉर्क बेटा नेगेटिव लिखना पड़ेगा, बट ये है कितना दूर, ये है कितना दूर, तो बेटा ये पूरा डिस्टेंस है l/2 और ये x माइनस कर दिया हमने, तो ये डिस्टेंस आएगा बेटा l/2 माइनस एक्स आएगा। ये भी बेटा कितना है, ये भी l/2 माइनस एक्स है, ठीक है। तो कैपिटल mg का नेगेटिव टॉर्क है कितना, कैपिटल mg इंटू l/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस में कैपिटल mg इंटू l/2 माइनस एक्स, ठीक है, ओके। अब इस एनबी का टॉर्क क्या है बेटा, इस पॉइंट के अबाउट पॉजिटिव आ रहा है, कितना टॉर्क होगा बेटा इसका, ये बेटा पूरा डिस्टेंस कितना, ये l-2x, l-2x, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, l-2x आएगा, l-2x आएगा, l/2 मिलके l हो गया, x और x मिलके 2x हो गया, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आप समझ जाओगे, ठीक है। इसका टॉर्क पॉजिटिव है क्योंकि इसकी डायरेक्शन में ही था, तो nb इंटू l-2x, तो प्लस nb इंटू l-2x, l-2x मिला के कितना होगा, 0 हो गया, समझे। अच्छा, यहां पर x वेरिएबल नहीं है, x कोई वेरिएबल नहीं है, आपको निकालना क्या है, आपको na nb निकालना, तो na और nb वेरिएबल है, तो यहां से मुझे nb की वैल्यू डायरेक्टली मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो एक काम करते हैं, पहले यहां से हम mg को कॉमन लेते हैं, x माइनस l/2 प्लस x, ठीक है ना, प्लस nb l-2x बराबर 0 हमने लिखा है यहां पे। तो इसको वहां पर लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे बेटा nb l-2x बराबर, इसको वहां लेके जाएंगे तो जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, तो mg इंटू l/2 माइनस 2x हो जाएगा। ये इसको अब नीचे ले जाएंगे तो nb की जो वैल्यू मुझे दिख रही है वो आ रही है बेटा mg l/2 माइनस 2x डिवाइड बाय l-2x, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो हमें nb की वैल्यू, na की वैल्यू भी मिल जाएगी, हमें na की वैल्यू भी मिल जाएगी। इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, आइए फटाफट एक क्वेश्चन और लगाते हैं, बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, तो और लगाते हैं एक और। देखो, मान लिया हमारे पास एक रॉड है, और यहां पे हमने एकदम इसकी सीध में यहां पे एक दीवार मान लिया हमने, ऐसे लगी हुई है दीवार, ठीक है। और हमने कहा कि देखो यहां पर एक धागा है, एक धागा डोर है, एक डोरी, जिंदगी की डोरी है, यहां से बंधी हुई है, ठीक है ना। ये एंगल थीटा हमारे पास है, इसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है ना। और हम जानना चाह रहे हैं कि भैया हिंज रिएक्शन कितना होगा और धागे में टेंशन कितनी होगी। फाइंड हिंज रिएक्शन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड हिंज रिएक्शन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है बेटा, क्यों लिया है, मेरा मन था इसलिए ले लिया है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं। कौन सी बात समझाना चाह रहा हूं,
बात ये समझाना चाह रहा हूं कि जो यहां पर हिंज रिएक्शन होगा ना, वो तिरछा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि केवल मैं ऐसे ऊपर लूं या फिर ऐसे लूं, दोनों आ सकते हैं यहां पे कंपोनेंट्स। तो हमें यहां पर हिंज रिएक्शन ऊपर भी कुछ मानना पड़ेगा और कुछ ऐसे भी मानना पड़ेगा F2। आप राइट में भी मान सकते हो या लेफ्ट में भी मान सकते हो, डायरेक्शन डजंट रियली मैटर, लेकिन दो कंपोनेंट जरूर लेने पड़ेंगे आप। You have to at least consider two components. Why you have to consider two components? Because एक और फोर्स है टेंशन का जो कि इस पर लेफ्ट साइड लग रहा है। वर्टिकल तो फोर्सेस हैं ही, साथ में लेफ्ट में भी फोर्सेस आ रहे हैं। हिंज रिएक्शन लगेगा ताकि ये ना चले, तो आपको लेना पड़ेगा। वो जीरो आ सकता है बाद में, उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कोई उसकी टेंडेंसी थी ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए देखकर ही मालूम पड़ रहा था कि हिंज रिएक्शन को आने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हिंज रिएक्शन जीरो था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक फोर्स लग रहा है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसलिए हिंज रिएक्शन यहां पर दोनों कंपाउंड में दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, तो अब टेंशन के दो कंपाउंड हम सबसे पहले कर लेते हैं बेटा। तो ये हो गया हमारे पास कितना, टी साइन थीटा और ये हो गया टी कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, शानदार, मजेदार। अब देखिए बेटा, हमें क्या करना है, सबसे पहले फोर्स इक्विलिब्रियम करना है। फोर्स इक्विलिब्रियम करना है। फोर्स इक्विलिब्रियम, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो दोनों डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करें तो हम कहेंगे राइट वाला फोर्स बराबर लेफ्ट वाला फोर्स, राइट वाला फोर्स बराबर लेफ्ट वाला फोर्स। तो राइट वाला फोर्स कितना बेटा, F2 है, लेफ्ट वाला फोर्स कितना बेटा, टी कॉस थीटा है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जब बैलेंस करें तो हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। ऊपर वाला फोर्स कितना बेटा, F है, F1 है, और T साइन थीटा है, और नीचे वाला फोर्स कितना है बेटा, mg है। नीचे वाला फोर्स कितना है बेटा, mg है। समझ गए? तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, अब तीसरी इक्वेशन कहां से लाए भैया हम? तीन इक्वेशन चाहिए क्या हमको? यस, तीन चाहिए। कोई तीन वेरिएबल्स हमारे पास, F1, F2 एंड T, तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन चाहिए होंगी बेटा। ये फोर्स इक्विलिब्रियम लगा दिया हमने, हम लगाएंगे टॉर्क इक्विलिब्रियम। नाउ टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट हम बैलेंस करें? तो दिस इज अ गुड पॉइंट टू बैलेंस, बिकॉज यहां पर F1 भी पास कर रहा, F2 भी पास कर रहा और T cos थीटा भी पास कर रहा। तीन तीन फोर्स पास कर रहे हैं, तीन तीन फोर्स पास कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट, क्योंकि यहां से T sin थीटा, T cos थीटा और F2 पास कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। दोनों में से कोई भी पॉइंट आप चुन सकते हो। मैं ये वाला पॉइंट चुन रहा ए। अब इस पॉइंट के अबाउट केवल mg का टॉर्क आ रहा है, T sin थीटा का टॉर्क आ रहा है, mg का क्लॉकवाइज आ रहा है, T sin थीटा का एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। दोनों टॉर्क उल्टे हैं, तो दोनों में एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव करके लिख देंगे। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए, mg का कितना है बेटा, mg का कितना है? तो mg कितना दूर है इस पॉइंट से? L/2, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, T sin थीटा, T cos थीटा तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो हट गया। T sin थीटा कितना दूर है बेटा? L डिस्टेंस दूर है, तो माइनस T sin थीटा इंटू L बराबर 0। खत्म हो गया क्वेश्चन। mg/2 sin थीटा T आ गया। T की इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो F2 आ जाएगा, T की इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो F1 आ जाएगा। बताओ, सिंपल बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। बहुत धांसू क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। धांसू से याद आया, जय महाकाल। ml, ठीक है। तो हमारे पास एक रॉड है, मास m लेंथ l की। ठीक है, हम कह रहे हैं कि देखो यहां पर जो फ्रिक्शन है उसका कॉफिशिएंट जो है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस है, और यहां पे जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी म्यू एस दे रखा है आपको। दोनों जगह पर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस दे रखा है। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बेटा कि फाइंड मिनिमम थीटा so that the rod
रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। देखो अगर आप इस थीटा को कम करते जाओ कम करते जाओ कम करते जाओ कम करते जाओ तो एक ऐसा एंगल आएगा जिसमें स्लिप करना शुरू कर देगी, एक एंगल के बाद ये स्लिप करना शुरू कर देगी। हम जानना चाहते हैं कम से कम एंगल कितना हो ताकि ये स्लिप ना करे, यहीं पर रुकी रहे, स्लिप ना करे। तो सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम। आइए बेटा बनाते हैं डायग्राम। सुंदर डायग्राम से मेरा मतलब है बेटा, सुंदर डायग्राम से मेरा मतलब है बेटा कि आपको बनाना है एफबीडी। एफबीडी बड़ा आपने लगाया यहां पर एक एमजी, आपने लगाया यहां पर नॉर्मल रिएक्शन N1, आपने लगाया यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन N2, आपने लगाया यहां पर एक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू होगी बेटा म्यू एस इंटू N2, यहां लगेगा बेटा फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए, तो यहां पर होगी बेटा म्यू एस इंटू N1। जब ये रॉड ऐसे स्लिप करने की टेंडेंसी रखती है, कैसे, ऐसे, ठीक है ना, अगर रॉड ऐसे स्लिप करने की टेंडेंसी रखती है तो ये वाला पॉइंट आगे भागने की कोशिश कर रहा है तो रोकने के लिए पीछे आएगा, ये वाला पॉइंट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर आ जाएगा। अब जो सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है, बच्चा कहता है कि सर N1 की वैल्यू mg होगी, N1 की वैल्यू mg होगी। सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है, बच्चा कहता है सर N1 की वैल्यू mg होगी। बिल्कुल गलत, N1 की वैल्यू mg नहीं होगी क्योंकि यहां पर एक और फोर्स लग रहा है। अगर ये फोर्स नहीं लगता तो N1 की वैल्यू mg हो जाती, लेकिन अब N1 की वैल्यू mg नहीं होगी, ध्यान से करना है। तभी मैंने कहा सबसे पहला काम सुंदर 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 अति सुंदर डायग्राम, ठीक है ना। आइए बेटा बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा फोर्स इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम। फोर्स इक्विलिब्रियम, फोर्स इक्विलिब्रियम। तो अकॉर्डिंग टू फोर्स इक्विलिब्रियम नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स। तो नीचे फोर्स कितना है बेटा, mg नीचे है, ऊपर कितना बेटा N1 ऊपर है, और म्यू एस इंटू N2 भी ऊपर है। लेफ्ट वाला राइट वाला बराबर करेंगे, दोनों बराबर करेंगे तो हम बोलेंगे N2 बराबर म्यू एस N1, N2 बराबर म्यू एस N1, N2 बराबर म्यू एस N1। समझ गए, समझ गए, समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है, ठीक है। अब बेटा अब बात करते हैं टॉर्क इक्विलिब्रियम की। टॉर्क इक्विलिब्रियम, तो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्विलिब्रियम कर दे हम, तो लेट अस चूज दिस पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स भी जा रहा, ये फोर्स भी जा रहा, लेकिन अभी भी हमारे पास 3 ऐसे फोर्सेस हैं जो इस पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं। 2 तो पॉइंट्स पास कर गए, लेकिन 3 अभी पास नहीं कर रहे। कौन कौन से पास नहीं कर रहे, mg नहीं कर रहा, N2 नहीं कर रहा, μ2 इंटू N2 भी नहीं कर रहा। तो mg का टॉर्क कैसा है, ऐसा है भैया, N2 का टॉर्क कैसा है, ऐसा है भैया, और इसका टॉर्क भी ऐसा ही है भैया। तो इन दोनों का सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इनका पॉजिटिव कर देते हैं, इसका नेगेटिव कर देते हैं। तो जब हम N2 का टॉर्क निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, N2 की लाइन को एक्सटेंड करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो अगर ये L है तो बेटा ये होगा L cos थीटा, ये होगा L sin। आ रही बात समझ में। तो N2 का टॉर्क कितना होगा बेटा, N2 इंटू L sin थीटा, N2 इंटू L sin थीटा। बहुत बढ़िया। इसका टॉर्क कितना होगा, म्यू एस इंटू N2 कितना होगा बेटा, ये डिस्टेंस कितना है, ये है L cos थीटा, तो हम बोलेंगे प्लस, इन दोनों का सेम डायरेक्शन में था, तो म्यू एस इंटू N2 इंटू ये डिस्टेंस कितना है बेटा, L cos थीटा है। तो ये फोर्स, ये डिस्टेंस, ये फोर्स, ये डिस्टेंस, ये फोर्स, ये डिस्टेंस। अब mg के लिए डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा, जो इसका आधा है ना, तो मतलब कितना है, ये L/2 cos थीटा है। और इसका टॉर्क उल्टा भी था, तो हम लिखेंगे माइनस mg इंटू L/2 cos थीटा, और सब मिला के लिखेंगे बेटा 0 लिखेंगे। बस हो गया फटाफट, ठीक है बच्चा लोग। अब यहां से हम N1 N2 की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। देखो यहां से हम N1 N2 की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 वेरिएबल 2 अननोन हमको दिख रहे हैं यहां पर। N1 N2 की वैल्यू को सॉल्व करके यहां पे पुट करेंगे N1 N2 की वैल्यू शानदार तरीके से। हमें इनफैक्ट N2 चाहिए, N1 को एलिमिनेट करना होगा, हमें N2 चाहिए, N2 की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू सॉल्व करके मिल जाएगी। थोड़ा दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लंबा जाएगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे तो मैथमेटिक्स है। तरीका क्या था, इक्वेशन क्या थी, वो कैसे बनानी है वो मैंने आपको समझा दी है। इस तरीके से इक्वेशन बनती है। दैट इज हाउ वी मेक द इक्वेशंस। ये जरूरी था आपके लिए, ठीक है ना। तो एक बार आपको इक्वेशन बनानी, आगे तो कैलकुलेशन है दैट यू कैन डू, ठीक है, आगे कैलकुलेशन दैट यू कैन डू बेटा।
ठीक है। और बहुत लंबी कैलकुलेशन जाते भी हैं तो कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है। अक्सर मैंने देखा है एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें वॉल को स्मूथ दे देते हैं तो कैलकुलेशन और थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, तो कुछ डरना नहीं है, तरीका समझो आप। अब आगे बात करते हैं मजेदार चीजों के बारे में बात करते हैं। हमने बहुत सारी इक्विलिब्रियम की चीजें समझ ली हैं। अब एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बेटा टॉपलिंग। क्या कहते हैं? टॉपलिंग। टॉपलिंग, जब आप आगे की तरफ झुकते हो, आगे की तरफ झुकते हो, झुकते हो, झुकते हो, तो फिर आगे करते हो, गिर जाते हो, टॉपल कर जाते हो। टॉपल करना कहते हैं उसको। एक लेवल के बाद जब आप लुढ़क जाते हो, लुढ़कने को ही टॉपलिंग कहते हैं। लुढ़कने को ही टॉपलिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे बेटा टॉपलिंग की। टॉपलिंग ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखें टॉपलिंग का तो आपके सामने ये है एग्जाम्पल बेटा। डोमिनोज कहते हैं इसको। बहुत सारे डोमिनोज जो है अगर आप इस तरीके से लाइन पे लगा देते हो और पहले वाले को लुढ़का देते हो वो गिरता है, दूसरे वाले को लुढ़काता है, ऐसे वो गिरते हुए चले जाते हैं। तो इस गिरने को ही हम टॉपलिंग कहते हैं, इस लुढ़कने को ही हम टॉपलिंग कहते हैं। इस गिरने को या इस लुढ़कने को ही हम क्या कहते हैं बेटा? टॉपलिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो टॉपलिंग क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, थोड़ा सा उसके बारे में हम और डिटेल में यहां पर समझने की करते हैं। देखो बच्चा, अगर हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है तो ये mg लग रहा है। अब आप कहोगे सर इसको बैलेंस करने के लिए नीचे से एक नॉर्मल भी आपको लगाना है, लेकिन नॉर्मल क्या किसी बस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा या पूरे के पूरे बेस पे हर जगह छोटा छोटा नॉर्मल लग रहा होगा? तो बेसिकली होता क्या है बेटा, सेकंड वाला केस होता है जहां पर पूरे बेस पर छोटा छोटा ऐसे नॉर्मल लग रहा होता है। ठीक है, तो नॉर्मल इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बिकॉज हर एक पॉइंट पे कांटेक्ट है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर क्या है, छोटा 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 नॉर्मल लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा का पूरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इस पूरे का रिजल्टेंट आप कह सकते हो कि जो इस पूरे का रिजल्टेंट होगा ना, दैट रिजल्टेंट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। दैट रिजल्टेंट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। Why the resultant is passing through this point? Because हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क को जीरो करना है। नेट टॉर्क को जीरो करना है। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क को जीरो करना है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि नेट टॉर्क इसके अबाउट जीरो तब होगा जब mg और नॉर्मल एक ही लाइन पर होंगे। अगर नॉर्मल आगे पीछे होगा तो उसका टॉर्क आ जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, mg का तो नहीं आ रहा होगा। They have to pass to the same point, सेम पॉइंट से उनको पास करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। लेकिन अगर मैंने अब यहां पर एक फोर्स लगा दिया, अब मैंने कहा कि मान लिया सिचुएशन कुछ इस प्रकार से हो गई है, मतलब हमारे पास ये बॉक्स था, मान लेते हैं ये लेंथ इसकी L है, ये हाइट इसकी H है। ठीक है ना, और मैंने यहां पर एक फोर्स लगा दिया है, जिस फोर्स की वैल्यू है F। ठीक है ना, इसका वजन था M, तो हम कह रहे इस पे लग रहा एक mg। अगर अब नॉर्मल अभी भी यहां से अगर पास करेगा तो नॉर्मल और mg का टॉर्क तो बैलेंस हो गया, इसके बाद जीरो हो गया नेट टॉर्क, बट इस f का टॉर्क तो बैलेंस हुआ नहीं। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं अगर मैंने हल्का सा भी फोर्स लगाया तो ये पलट जाएगा क्या? नहीं। एक फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स से बड़ा फोर्स लगाएंगे तभी ये टॉपल करेगा, वरना ये टॉपल नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो जमीन पर क्या आएगा बेटा? एक और फ्रिक्शन आ जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? F होगी। लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस फ्रिक्शन का टॉर्क भी क्लॉकवाइज है और इस F का फोर्स भी क्लॉकवाइज है। दोनों का फोर्स बेटा, दोनों का टॉर्क बेटा क्लॉकवाइज ही आ रहा है। तो बेटा ये फ्रिक्शन भी इसको पलटने की ही कोशिश कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अब क्या करें? हल्का सा भी अगर मैंने फोर्स लगाया तो टॉपलिंग की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है यहां पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक अमाउंट ऑफ फोर्स से बड़ा फोर्स लगाने पर ही ये पलटता है। हल्का सा फोर्स टच करा पलट गया, होना होता है। एक अमाउंट से बड़ा फोर्स लगाएंगे तभी जाकर पलटता है, वरना ये नहीं पलटता है। पानी की बोतल भी अगर आप भर के रखते हो तो हल्का सा फोर्स लगाने पर नहीं पलटती है, एक अमाउंट से बड़ा फोर्स लगाने पर वो पलटती है। ठीक है ना, ओके। तो अब यहां पर ऐसा क्या हो रहा है, अगर हम यहां पर जो हमें डायग्राम बनाए इसके हिसाब से तो क्या हो रहा है कि भैया ये पलट जाएगा, लेकिन होता क्या है यहां पर, जब आप यहां पर फोर्स लगाना शुरू करते हो ना, तो जो नीचे की सरफेस होती है उस पर नॉर्मल बेटा शिफ्ट होता है। कैसे शिफ्ट होता है? मान लिया आप खड़े हुए हो और आप आगे की तरफ झुकना शुरू करते हो, झुकते जाते हो, तो
पलटने से जस्ट पहले की बात देखो, पलटने की जस्ट पहले की बात देखो। जब आप आगे की तरफ झुकते हो ना तो आपको फील होगा कि आपके पैरों के ऊपर जो तलवे पर जो एकदम जो सोल था आपके पैर का, उसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन था ना वो शिफ्ट हो रहा है। जब आप सीधे खड़े हो तो मैक्सिमम वजन आप देखोगे इवनली डिस्ट्रीब्यूट आपको फील होगा। थोड़ा ज्यादा वजन हो सकता है को आपकी हील्स पर फील हो रहा हो, लेकिन पूरे पैर के ऊपर आपको नॉर्मल रिएक्शन अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूट मिलेगा। जब आप आगे की तरफ झुकोगे तो क्या होगा, आगे की तरफ झुकने पर क्या होगा, आपको फील होगा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आपके टोज की तरफ आ रहा है, वो आपके टोज की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। और एक लेवल पार करने के बाद जब वो और आगे नॉर्मल शिफ्ट नहीं हो पाएगा तो आप क्या करोगे बेटा, टॉपल कर जाओगे, आप आगे टॉपल कर जाओगे, गिर जाओगे, ठीक है ना। तो यहां पर भी ये होता है, जब आपने यहां पर फोर्स लगाया ना तो इस फोर्स के टॉर्क को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल शिफ्ट होता है। हमने यहां पर ये सीखा कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होता है और वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज कर सकता है, कभी कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम कंसंट्रेट करके वो उसको मैनेज कर सकता है ताकि चीजों को लुढ़कने से बचाया जा सके, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, जब आप यहां पर फोर्स इंक्रीज करोगे ना तो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना नॉर्मल रिएक्शन की वो कुछ ऐसे हो जाएगी, इस तरफ नॉर्मल बड़ा होता चला जाएगा, इस तरफ नॉर्मल छोटा होगा। तो इसका मतलब इस पूरे का जो इफेक्ट होगा ना, अब वो इस पूरे का जो इफेक्ट होगा वो लगभग कुछ यहां से पास कर जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेटा शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। क्या कहते हैं इसको, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। इसको हम कहते हैं बेटा शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल कहते हैं इसको, कि नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ बेटा, शिफ्ट हो गया, इट्स शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। अब नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो हम जानना चाहते हैं कितना शिफ्ट करेगा। क्वेश्चन है फाइंड एक्स। तो हम एक काम करते हैं बेटा, हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस कर देते हैं। अभी लुढ़का नहीं है ना, ये टॉपलिंग तो हो नहीं रही है अभी, तो रुका ही हुआ है ये। अगर ये रुका ही हुआ है तो नॉर्मल शिफ्ट हो चुका है, नॉर्मल जो है इस फोर्स के टॉर्क को बैलेंस कर रहा है। नेट टॉर्क को जीरो करना है तो मैंने यहां पर पॉइंट ए चुन लिया और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस कर रहा हूं। इस पॉइंट के अबाउट एमजी का टॉर्क भी जीरो है और इस फ्रिक्शन का टॉर्क भी जीरो है, एमजी का भी जीरो है और फ्रिक्शन भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो फ्रिक्शन का भी जीरो है। तो इस पॉइंट के अबाउट इस एफ का टॉर्क आएगा एक तो, और इस नॉर्मल का टॉर्क आएगा एक तो, और दोनों टॉर्क उल्टे आ रहे हैं, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लिख दूंगा। इस पॉइंट के अबाउट एफ का जो टॉर्क होगा फोर्स की लाइन के ऊपर जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो वो एच डिस्टेंस रहेगा, तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे एफ इंटू एच कहेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद जब आप नॉर्मल का टॉर्क निकालोगे तो नेगेटिव लिखा जाएगा, क्या आएगा, नॉर्मल इंटू दिस डिस्टेंस और नॉर्मल इंटू दिस डिस्टेंस, और कुल मिलाकर जीरो हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ एच बाय नॉर्मल रिएक्शन जिसकी वैल्यू खुद mg के बराबर है तो डिवाइड बाय mg कर देंगे, ये हमें वैल्यू आती हुई मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। अच्छा क्लियरली आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप ये फोर्स F बढ़ा रहे हैं ये x भी इंक्रीज करता हुआ चला जा रहा है, ठीक है ना। आप F इंक्रीज करेंगे तो x भी इंक्रीज होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन और आगे की तरफ शिफ्ट होगा। जब आप ये फोर्स इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन और आगे की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है ना। इसकी शिफ्टिंग होती चली जा रही है, लेकिन ये शिफ्ट होते होते कहां तक जा सकता है, बेटा, तो बेटा ये शिफ्ट होते होते इस कॉर्नर तक आ सकता है। ऐसा तो होगा नहीं ना कि भैया आपका ऑब्जेक्ट यहां तक है, नॉर्मल यहां लग रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो नॉर्मल रिएक्शन के शिफ्ट होने की लिमिट क्या है बेटा, इस कॉर्नर पे। तो जब नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होते होते इस कॉर्नर पर आ जाएगा तब ये टॉपल कर जाएगा, उसके बाद ये टॉपल कर जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द ऑब्जेक्ट टॉपल्स। क्वेश्चन है फाइंड एफ मिनिमम सो दैट द बॉक्स टॉपल्स, ठीक है। ये हमारे पास a के बराबर है, ये हमारे पास l के बराबर है, ऊपर बना दूं बेटर रहेगा। ये हमारे पास l के बराबर है, ये हमारे पास h के बराबर है, ये हमारे पास mg के बराबर है, और यहां पर हमने f लगा दिया। हमने पूछा भैया मैक्सिमम फोर्स बताओ, यहां पे फोर्स लगाओगे तो यहां पर भी एक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन बेटा शिफ्ट होके यहां पर आ चुका होगा, क्योंकि
इसके बाद ही वो टॉपल करेगा। जब तक वो यहां तक नहीं पहुंचा तब तक वो टॉपल नहीं कर रहा है। लिमिटिंग है, हल्का भी बढ़ाएंगे तो टॉपल कर जाएगा। तो यहां पर भी आप आकर टॉर्क को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन मैं चुनने वाला हूं कौन सा पॉइंट बेटा, मैं चुनने वाला हूं ये वाला पॉइंट। अब कंडीशन क्या है, जस्ट टॉपल से पहले नॉर्मल रिएक्शन यहां पर आ चुका होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिस कोने के अबाउट टॉपल करेगा उस कोने तक नॉर्मल रिएक्शन पहुंच चुका होगा। ठीक है ना। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर ये टॉपल कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, आइए देख लेते हैं इसको। देखिए बच्चा, अब हमने अगेन पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लिखना है, तो यहां के अबाउट अभी भी एफ का टॉर्क जो आएगा वो क्लॉकवाइज आ रहा है, नॉर्मल का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। इस एफ का 0 है, mg का 0 है, तो मैं अगर एफ का पॉजिटिव तो नॉर्मल का नेगेटिव लिखूंगा। एफ का टॉर्क कितना है बेटा, हमारे पास एफ का टॉर्क है एफ मैक्स इंटू एच, और नॉर्मल का कितना है बेटा, नॉर्मल इंटू L/2। नॉर्मल कहां आ चुका है, L/2 डिस्टेंस पे आ चुका, नॉर्मल इंटू L/2 आ चुका। ठीक है, ओके, कुल मिला के इतना बेटा 0 हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू हमें पता है mg के बराबर ही है, तो हम कह सकते हैं एफ मैक्स कितना होगा, तो एफ मैक्स होगा बेटा mg इंटू L/2 डिवाइड बाय h। ये हमारे पास एफ मैक्स हो गया, ये हमारे पास एफ मैक्स हो गया बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू जब तक वो टॉपल नहीं करता है। लेकिन अब यहां पर एक कंडीशन और आ जाती है। क्वेश्चन बोल देता है कि मान लिया यहां पर फ्रिक्शन क्या है बेटा, म्यू एस, कोएफिशिएंट कितना बेटा, म्यू एस है। अब कहता है कि बताओ क्या वो स्लिप करेगा यहां पर, जब ये टॉपल करेगा तो क्या स्लिप करेगा, ये टॉपलिंग पहले होगी कि स्लिपिंग पहले होगी। तो हमें मालूम पड़ा कि टॉपलिंग के लिए फोर्स को इस फोर्स से बड़ा होना पड़ेगा। तो टॉपलिंग के लिए बोलेंगे फॉर टॉपलिंग, टॉपलिंग कराने के लिए क्या कंडीशन है, टॉपलिंग कराने के लिए फोर्स शुड बी ग्रेटर देन एफ मैक्स, दैट मींस mgl/2h। अगर इससे बड़ा फोर्स लगाओगे तो वो टॉपल कर जाएगा। और स्लिपिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर स्लिपिंग के लिए f शुड बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम फ्रिक्शन। एंड व्हाट्स द मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो f शुड बी ग्रेटर देन म्यू एस इंटू mg। तो अगर f इससे बड़ा है तो स्लिपिंग होगी, f इससे बड़ा है तो टॉपलिंग होगी। अगर हम चाहते हैं कि टॉपलिंग पहले हो और स्लिपिंग बाद में हो, इफ वी वांट टॉपलिंग टू अकर बिफोर स्लिपिंग, इफ वी वांट टॉपलिंग फॉर टॉपलिंग टू अकर बिफोर स्लिपिंग, इफ वी वांट टॉपलिंग टू अकर बिफोर स्लिपिंग, स्लिपिंग से पहले टॉपलिंग हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि स्लिपिंग से पहले टॉपलिंग हो जाए, ठीक है ना, तो टॉपलिंग वाली कंडीशन को पहले मीट कराने के लिए टॉपलिंग वाली कंडीशन छोटी होनी चाहिए। अगर जो चीज छोटी होगी वो पहले आ जाएगी तो टॉपलिंग पहले हो जाएगी। दैट मींस mgl/2h को छोटा होना चाहिए म्यूएस mg से, या हम कह सकते हैं म्यूएस को बड़ा होना चाहिए L/2h से। ये रहेगा तो टॉपलिंग विल अकर बिफोर स्लिपिंग, टॉपलिंग विल अकर बिफोर स्लिपिंग। स्लिपिंग से पहले क्या हो जाएगी बेटा, टॉपलिंग हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आई आपको। अब हम बात करते हैं बेटा टॉपलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन की। टॉपलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं, फिर कुछ इंटरेस्टिंग केसेस पढ़ेंगे हम। पहले टॉपलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन की बात कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस बनाने में सक्षम हो जाए ना, ठीक है ना। तो कुछ सारी वैरायटी हम कवर कर लें पहले हम। तो हमने कहा कि मान लिया ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल हमारे पास थीटा है, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास ये एक सिलेंडर है। ये हमने माना कि ये हमारे पास रेडियस r है और ये हाइट हमारे पास h है। और हम कह रहे हैं कि भैया बताओ, अगर हम इस इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं, अगर हम इस इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो कितना एंगल होगा जिस पर ये टॉपल कर जाए, वो कितना एंगल होगा जिस पर ये टॉपल कर जाए। या फिर फाइंड मैक्सिमम एंगल थीटा सो दैट द सिलेंडर डज नॉट टॉपल, टॉपल ना करे, या मिनिमम जिस पर टॉपल कर जाए, एक ही बात है। ठीक है, हल्का भी बड़ा होगा तो टॉपल कर जाएगा, बात तो एक ही है। मिनिमम जिस पर टॉपल कर जाए या फिर मैक्सिमम जिस पर टॉपल ना करे, बात तो एक ही है। ठीक है ना। अच्छा अब बताओ, जब ये टॉपल करेगा तो इस एंड के अबाउट करेगा कि इस एंड के अबाउट करेगा, ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा। ऑब्वियसली आपको अगर ऐसे घूमेगा तो वह पॉइंट ए के अबाउट टॉपल करेगा। तो हमें सारे फोर्सेस, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम करना है और सारे फोर्सेस यहां पर ड्रॉ करने हैं। तो देखो बेटा, ये इसका सेंटर रहेगा जहां पर mg फोर्स लगता है। तो mg दो टुकड़े करते हैं, mg दो टुकड़े, एक टुकड़ा होगा इधर, एक टुकड़ा होगा बेटा इधर।
जो ये वाला टुकड़ा है बेटा ये होगा mg cos थीटा, और जो ये टुकड़ा है बेटा ये होगा mg sin थीटा। दिस इज mg sin थीटा एंड दिस इज mg cos थीटा। और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना बेटा वो यहां से पास कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और जो फ्रिक्शन होगा वो ऐसा लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा कर लेता हूं, फ्रिक्शन ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। अब हम चुन लेते हैं इसी पॉइंट को, और इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क को करते हैं बैलेंस, ठीक है। तो नॉर्मल तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, जीरो हो गया, फ्रिक्शन भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, उसका टॉर्क जीरो हो गया। mg cos थीटा ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, mg sin थीटा ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, टॉर्क उल्टे आ रहे हैं, उनका एक का टॉर्क पॉजिटिव एक का टॉर्क नेगेटिव लिख के हम क्या करेंगे बैलेंस कर देंगे। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए को हम जीरो करने वाले हैं, ठीक है। तो mg sin थीटा का जो टॉर्क आएगा बेटा वो कितना आएगा, तो mg sin थीटा कितना ऊपर है बेटा, कितना ऊपर है ये mg sin थीटा, ये है h/2 ऊपर। इसका टॉर्क नेगेटिव लेते हैं तो कितना दूर है बेटा, ये है r डिस्टेंस दूर। तो हम लिखेंगे mg cos थीटा बराबर 0, mg कट गया, mg कट गया, और हमें मिलेगा sin थीटा इंटू h/2 बराबर r cos थीटा, बराबर r cos थीटा लिख पाएंगे हम, ठीक है बेटा। तो यहां से हमें मालूम पड़ रहा है कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2r/h आ रही है। नाउ टॉपलिंग के लिए हम क्या कह सकते हैं, टॉपलिंग के लिए थीटा शुड बी ग्रेटर देन tan इनवर्स 2r/h। इस एंगल से बड़ा एंगल होगा तभी टॉपल होगा, वरना टॉपल नहीं करेगा, इससे बड़ा एंगल लाओगे तो टॉपल करेगा। कोई पूछ ले भैया स्लिपिंग कब करेगा, तो आपको पता है कि जब ये एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा होगा। एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है बेटा, एंगल ऑफ रिपोज होता है tan इनवर्स μs, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। बेटा फ्रिक्शन वाले टॉपिक में पढ़ाया था, इस एंगल से बड़ा एंगल होने पर स्लिपिंग होती है, इस एंगल से बड़ा होने एंगल होने पर स्लिपिंग होती है। तो अगर फॉर स्लिपिंग हम क्या बोल सकते हैं, बेटा फॉर स्लिपिंग के लिए क्या होगा, फॉर स्लिपिंग थीटा शुड बी ग्रेटर देन tan इनवर्स μs। स्लिपिंग के लिए थीटा शुड बी ग्रेटर देन tan इनवर्स μs, एंड टॉपलिंग का थीटा शुड बी ग्रेटर देन tan इनवर्स 2r/h। नाउ फॉर टॉपलिंग टू अकर बिफोर स्लिपिंग, टॉपलिंग को स्लिपिंग से पहले होना है तो इस एंगल को छोटा होना पड़ेगा। टॉपलिंग को स्लिपिंग से पहले अकर होना है तो इस एंगल को छोटा होना पड़ेगा। जो टॉपलिंग वाला एंगल जब वो छोटा हो तो पहले टॉपलिंग हो जाएगी ना, तो इस एंगल को छोटा होना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे tan इनवर्स 2r/h इज लेस देन tan इनवर्स μs, और μs should be greater than 2r/h. That is the condition. समझ गए। तो इंक्लाइंड प्लेन पे पूछ लिया आपसे तो आप कर सकते हो, ऐसे पूछ लिया आपसे तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं बेटा कुछ इंटरेस्टिंग केसेस की हम लोग, ठीक है। अब जैसे आपके आ गई व्हीली कर रहे हो आप, व्हीली कैसे करते हो बेटा व्हीली आप, व्हीली करने के लिए आपको बाइक के ऊपर बहुत तेज रेस देनी होती है, रेस देनी होती है आपको बहुत तेज। जब आप बहुत तेज रेस देते हो ना तो जो आगे का टायर उड़ जाता है, और आप एक टायर के ऊपर बाइक चला रहे होते हो, लेकिन आज कुछ तूफानी करते हैं, ना, एक टायर के ऊपर बाइक चल रही है आपकी, ठीक है। अब इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, व्हीली के पीछे की फिजिक्स क्या है, एक टायर में बाइक कैसे चला लेते हैं भाई, लोग कैसे चलाते हैं एक टायर में बाइक भाई। चलो मान लिया स्टंट कर रहे हैं, बट स्टंट के पीछे फिजिक्स तो होनी चाहिए, कार्टून थोड़े ना है कि भैया कुछ भी। उसमें क्या होता है, कार्टून में क्या होता है, कार्टून के अंदर ग्रेविटी तब तक एक्ट नहीं करती है जब तक आप नीचे नहीं देखते हो। कार्टून के अंदर ग्रेविटी तब तक एक्ट नहीं करते तो आप नीचे नहीं देखते हो। भैया आदमी जा रहा है, नीचे खाई है तभी वो भाग रहा है, खाई में गिरेगा नहीं, फिर एकदम से देखेगा वो नीचे, अरे नीचे तो खाई है, तब गिरता है वो, है ना। तो ये कार्टून थोड़े ना है भैया, इन रियलिटी लोग व्हीली करते हैं। जब लोग व्हीली करते हैं तो दैट शुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द फिजिक्स। तो व्हाट्स द फिजिक्स बिहाइंड दिस, राइट। तो मैंने कहा कि अगर आपको व्हीली करनी है तो आपको अब बहुत तेज एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, और आपको आगे की तरफ एक्सेलरेशन देना पड़ेगा बहुत तेज, ठीक है। जब आप आगे की तरफ एक्सेलरेशन दे देंगे ना बहुत तेज, तो होगा क्या, आइए, तो होगा क्या,
तो आपके सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर मास यहां कहीं पर होगा, COM, सेंटर मास यहां कहीं पर होगा, तो इसके ऊपर पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा MA। जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन उसके उल्टा सूडो फोर्स। जब आप बस एकदम से एक्सेलरेट होते हो तो आपके ऊपर तो पीछे की तरफ एक जर्क आता है ना, ठीक है ना, तो ये सूडो फोर्स आपको पीछे की तरफ धकेलेगा सेंटर मास पे लग के, और सेंटर मास पे रहेगा आपका वजन mg। ये किसका है बेटा? ये बाइक प्लस आपका नेट वजन है, ये बाइक प्लस आपका नेट सेंटर ऑफ मास है। मैं आप दोनों को एक सिस्टम मानते हुए ट्रीट कर रहा हूं। और नॉर्मल लगेगा बेटा यहां पे, नॉर्मल लगेगा बेटा यहां पे, नॉर्मल लगेगा, और बेटा एक फ्रिक्शन लग जाएगा। तो अगर हम इसी पॉइंट की बात कर लें तो इस पॉइंट से नॉर्मल भी पास कर रहा, इस पॉइंट से फ्रिक्शन भी पास कर रहा, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन तो कट जाएंगे, नॉर्मल और फ्रिक्शन तो मर गए, इनका टॉर्क नहीं रहेगा, मतलब कट जाएंगे, मतलब इनका टॉर्क नहीं रहेगा, टॉर्क नहीं रहा इनका। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पर जो ये MA है ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा, MG इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा, इसके बाद आपको करना है बैलेंस, इसके बाद आपको करना है बैलेंस, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा ये कि मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से कुछ हाइट पर है, कुछ आगे है, ये आपने आगे कितना है, मान लिया हमने ये है L/2 आगे है और H ऊपर है, ठीक है ना, मतलब मैंने दो टायर से बीच का डिस्टेंस अगर L मान लिया, मतलब कुछ ये डिस्टेंस मैंने L मान लिया, तो बेटा ये L/2 डिस्टेंस हमने मान लिया, आगे ये L ही मान लो, छोड़ो L/2 से कंफ्यूज होंगे तो आप L ही मान लो, एक काम करो, कोई नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस L डिस्टेंस आगे है, L डिस्टेंस आगे है, H डिस्टेंस ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यहां पे हम बोलेंगे बेटा mg इंटू L शुड बैलेंस MA इंटू H, MA इंटू H, क्या बोल सकते, इस तरीके से आपका ये बैलेंस हो रहा है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है GL/H, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है बेटा GL/H, ठीक ना। तो कम से कम आपको इतना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा तब जाकर आप ऐसे स्टे कर पाओगे, वरना आप ऐसे स्टे ही नहीं कर पाओगे, गिर जाओगे, उठेगी नहीं पाएगा, ठीक है, आ रही समझ में। अगर आप और एक्सेलरेशन दोगे तो और पलटते जाओगे, जरूरत से ज्यादा एक्सेलरेशन दे तो पूरा पलट जाओगे। अगर जरूरत से ज्यादा मतलब जोश में आ गए, जोश में होश खो दिया आपने, आपने कहा कि आज तो हम कुछ तूफानी करेंगे, और जरूरत से ज्यादा आपने एक्सेलरेशन दे दिया तो आप भैया पलट ही जाओगे, पलट ही जाओगे, ठीक है ना, समझ में आएगा तो पूरा आपसे गिर जाओगे ऐसे, ठीक है। तो लिमिट में देना है, ऐसे नहीं। एंड डोंट ट्राई दिस, डोंट ट्राई दिस, ऐसे नहीं करना है बाइक उठाओ चालू हो गए, यार सर ने व्हीली करना सिखाया है, चलो आज हम व्हीली करके दिखाएंगे, दोस्तों को इकट्ठा कर लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गए लेकर एकदम पूरी एक्साइटमेंट में, जरूरत से ज्यादा एक्शन दे दी, खड़ाक पीछे, खड़ाक पीछे है। उसके बाद पुलिस आ रही है, गवाही ले रही है आपके दोस्तों से, क्या हुआ था क्या हुआ था क्या हुआ था, तो रोहित सर ने पढ़ाया था, रोहित सर ने पढ़ाया था, इसको कहा था व्हीली करना, अरे नहीं करना है, रोहित सर नहीं कह रहे नहीं करना है, बस समझो बस समझो, करना नहीं है, डोंट राइट डोंट राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, व्हीली समझ लिया, स्टॉपी समझ लेते हैं। स्टॉपी में क्या होता है, आप बहुत तेज चल रहे थे, उनसे ब्रेक लगा देंगे, टॉपलिंग का ही कॉन्सेप्ट एक तरीके से, बहुत तेज जा रहे हैं बहुत तेज जा रहे हैं, उनसे ब्रेक लगा दिया आपने, एकदम हार्ड ब्रेक लगा दी, डिस्क ब्रेक है आपकी, लगा दी आपने ब्रेक, उठ जाएगी गाड़ी से, उठ जाएगी गाड़ी जैसे, तो वैसे गाड़ी उठ जाएगी ना आपकी, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां होगा, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे शिफ्ट हो चुका है, दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आपका शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना। और फ्रिक्शन लग रहा है कुछ इस तरीके से, आपको रोकने के लिए फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब क्या होगा, देखो जब आपने ब्रेक लगाई है तो आपके पास क्या रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है ब्रेक लगाने पर, मतलब आपके पास पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है। अगर आपकी एक्सेलरेशन पीछे है तो आपके ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगा बेटा वो आगे लगेगा MA, और MG ऐसे लग रहा होगा। आगे कहानी आपको पता ही है, आगे कहानी आपको पता ही है, MA जो है वो आपको गिरा इसे उठाने की कोशिश कर रहा है, MG आपको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। अगर जरूरत से ज्यादा हार्ड ब्रेक लगा दी, अगर जरूरत से ज्यादा हार्ड ब्रेक लगा दी तो क्या होगा, उठोगे नहीं बेटा, उठ जाओगे, ठीक है ना, उठोगे नहीं उठ जाओगे, डोंट ट्राइट डोंट ट्राइट, ठीक है ना। जरूरत से ज्यादा आपने तेज ब्रेक लगाई, ज्यादा रिटार्डेशन हुई तो पलट जाओगे, ऐसे पलट जाओगे, ठीक है, डोंट ट्राई दिस। अच्छा जी, और बात करते हैं। मान लिया आपके पास क्या है, मान लिया आपके पास एक सर्कुलर पाथ में गाड़ी जा रही है,
अब प्रॉब्लम ये होगा कि इस गाड़ी के जो टायर है ना वो काले हैं, इसलिए आपको दिख नहीं रहे हैं ब्लैक बैकग्राउंड पे, ठीक है। अब दिख रहे होंगे, टायर बना दिया मैंने इसके, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं ये गाड़ी जा रही है सर्कुलर पाथ में, कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे घूम रही गाड़ी, ठीक है, ऐसे जा रही गाड़ी, जा रही गाड़ी, ये सर्कुलर पाथ में। तो अब बताओ, अगर बहुत तेजी से गाड़ी टर्न लेना चाहती है, सर्कुलर ट्रैक समझ में आ रहा है ना आपको, ऐसे जा रही गाड़ी, ठीक है, अगर ये बहुत तेजी से टर्न लेती है तो आप मुझे बताओ कि अगर ये हम कह रहे हैं कि टायर नंबर 1 है, ये टायर नंबर 2 है, तो किस टायर के अबाउट गाड़ी जो है टॉपल करेगी? अगर बहुत तेजी से टर्न ले रही है तो किस टायर के अबाउट गाड़ी टर्न लेगी, किस टायर जो है किस टायर के अबाउट ये घूम जाएगी? कमेंट करके बताओ, टायर नंबर 1, टायर नंबर 2, किस टायर के अबाउट गाड़ी पलटेगी? आपको बताना है ये गाड़ी किस टायर के अबाउट पलटेगी, ठीक है ना। अगर आप बता पाते हो तो आप एक अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हो। गाड़ी का पलटना देखकर आप समझ सकते हो गाड़ी किधर मुड़ रही थी, गाड़ी किधर मुड़ रही थी, गाड़ी ने किधर मोड़ा तो किधर पलटी, ठीक है ना, आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके पीछे क्या बेटा, फिजिक्स है, पूरी फिजिक्स है, डिटेक्टिव लोग भी पूरा फिजिक्स लगाते हैं। जेम्स बॉन्ड आपको बनना है तो बेटा फिजिक्स पढ़ो। अगर आपको जेम्स बॉन्ड बनना है तो बेटा आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। जेम्स बॉन्ड बनने के लिए फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी बेटा। जेम्स बॉन्ड भी फिजिक्स पढ़ता है, ठीक है, ठीक है। अब ये हम सर किससे पढ़ता है? नहीं, ओके, ठीक है। तो अगर गाड़ी इधर जा रही है ना तो देखो यहां कहीं पर इस गाड़ी का सेंटर ऑफ मास होगा, यहां लगेगा mg और यहां लगेगा क्या, ma सूडो फोर्स बाहर की तरफ ma। ए की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ठीक है। कितने स्पीड से जा रहा है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। जितना तेजी से चलेगा उतना ही ये बढ़ेगा और उसके पलटने की संभावना उतनी बढ़ जाएंगी। ये रोकने की कोशिश कर रहा है, ये पलटने की कोशिश कर रहा है, नॉर्मल लगेगा यहां पर, और टायर नंबर 2 के अबाउट ये ऐसे पलटने की कोशिश करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन लगेगा यहां कहीं पर सेंटर की तरफ, सेंट्रल फोर्स दे रहा होगा और ये ऐसे पलटने की कोशिश करेगा, इस टायर के अबाउट ऐसे पलटने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और अगर ये ऐसे पलटने की कोशिश कर रहा होगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देखो ma इंटू, अगर ये हाइट है, ये देखो ये अगर ये इसकी अगर हाइट है, इस हाइट को हम h कह देते हैं, ठीक है ना। और इस एक्सल के बीच में, एक्सल की जो लेंथ है वो अगर l है, अगर ये लेंथ l है तो बेटा ये डिस्टेंस l/2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस l/2 हो जाएगा। और हम क्या कह पाएंगे बेटा, फॉर टॉपलिंग, टॉपल कराना है, अगर टॉपल नहीं करा रहा है, फॉर नो टॉपलिंग, नो टॉपलिंग, हम गाड़ी को टॉपल कराना नहीं चाहते हैं। फॉर नो टॉपलिंग, टॉपलिंग अगर नहीं करानी है, टॉपलिंग अगर नहीं करानी है तो बेटा ma इंटू एच शुड बी लेस देन, इक्वल टू भी बोल सकते हो, ma इंटू, इसका जो टॉर्क होगा, टॉपल कराना चाहते हैं तो उसका जो टॉर्क होगा वो कम होना चाहिए mg के टॉर्क से, mg इंटू l/2, ठीक है। क्लियरली आप देख सकते हैं h शुड बी लेस देन इक्वल टू g l/2a। हाइट कम होनी चाहिए, एक्सल का जो डिस्टेंस है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो गाड़ी जितनी चौड़ी होगी उसका टॉपलिंग उतना मुश्किल है, गाड़ी जितनी चौड़ी होगी ना उसका टॉपलिंग उतना मुश्किल हो जाएगा, पहली बात। बट गाड़ी के चौड़ाई की तो लिमिट होगी, गाड़ी की चौड़ाई की तो लिमिट होती है, जरूर से गाड़ी चौड़ी हो नहीं सकती। तो उसका सेंटर ऑफ मास देखो, एच जितना कम होगा ना उसके टॉपलिंग के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, बिकॉज इस फोर्स का टॉर्क उतना ही कम हो जाएगा, ma फोर्स का टॉर्क उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गाड़ियां जितनी दबी हुई होंगी, जितनी जमीन से सटी हुई होंगी ना, उनका टॉपल कराना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, और गाड़ी जितनी ऊपर उठी हुई होंगी उसका टॉपल कराना उतना ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर गाड़ियां उठी हुई हैं तो टॉपलिंग इज इजी, एंड जितना गाड़ियां दबी हुई हैं टॉपलिंग उतना ही मुश्किल है, टॉपलिंग उतना ही बेटा क्या है बेटा, मुश्किल है। तो h शुड बी लेस देन इक्वल टू g l/2a। तो दबी हुई गाड़ियों को टॉपल कराना इज मुश्किल, ऊंची गाड़ियों को टॉपल कराना इज इजी, बस को टॉपल कराना इज फेयरली इजी। अगर आपने देखे होंगे जो ट्रक वगैरह होते हैं, जब वो काफी ऊंचाई तक लोड कर लेते हैं, उसको काफी भर लेते हैं सामान, एकदम ऊपर तक भर लिया उसने, तो वो अक्सर पलट जाते हैं, बिकॉज ज्यादा सामान भरने पे क्या होता है, उनका सेंटर मास ऊपर आ जाता है और उनके पलटने की संभावना है, टर्न के ऊपर उनके पलटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, और वो टॉपल कर जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज टॉपलिंग की एक जबरदस्त फील आई होगी, ठीक है। तो ये था बेटा टॉर्क, इक्विलिब्रियम
एंड टॉपलिंग, उसके ऊपर हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी हैं। आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।